सोचिए, एक व्यक्ति सिर्फ 7 साल और करोड़ों लोगों के लिए महात्मा बनने का सफर। ये कहानी है मोहनदास गांधी के उस जबरदस्त बदलाव की। जब वो 1915 में भारत लौटे थे तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था। तो चलिए पता करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? यही तस्वीर है ना। लाखों लोगों का समंदर, एक आवाज पर रुक जाने वाला पूरा देश, एक ऐसे लीडर जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसे थे? जी हाँ, और यही सवाल इस कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आखिर 1915 में भारत लौटने वाले गांधी 1922 तक पूरे देश की आवाज कैसे बन गए? उनका यही सफर आज हम सबके सामने खुलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है साल 1915 से, जब गांधी पूरे 2 दशकों के बाद भारत वापस लौटे। देखिए, ये वो भारत नहीं था जिसे वो छोड़कर गए थे, और सच पूछे तो उस वक्त भारत के लिए भी वो एक तरह से अजनबी ही थे। देखिए, गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, और जनवरी 1915 में जब वो लौटे तो उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बेहतरीन सलाह दी। उन्होंने कहा, सुनो, अभी कुछ मत बोलो, 1 साल तक बस घूमो, अपने कान खुले रखो, मुंह बंद रखो, और इस देश को, इसकी मिट्टी को, इसके लोगों को सच में समझो। तो उस वक्त इंडिया का पॉलिटिकल सीन कैसा था? मोटा मोटा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे उदारवादी, जो अंग्रेजों से बातचीत करके धीरे धीरे सुधार जाते थे, और दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जैसे लाल बाल और पाल की मशहूर तिकड़ी। वो अंग्रेजों से सीधे सीधे भिड़ने के हक में थे। गांधी ने इसी माहौल में कदम रखा था। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा लम्हा जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा हमेशा के लिए बदलने की नींव डाल दी। जरा सोचिए, फरवरी 1916 का दिन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। स्टेज पर कौन है? राजा महाराजा, बड़े बड़े जमींदार, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और उन्हीं के बीच एक दुबले पतले से आदमी को भी बुलाया गया, मोहनदास गांधी। यहाँ इंडिया में उन्हें कोई खास जानता नहीं था, उन्हें तो बस साउथ अफ्रीका में किए काम के लिए बुलाया गया। जब गांधी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने स्टेज पर बैठे उन सजे धजे हाई प्रोफाइल लोगों को वो सच्चाई बता दी जो शायद कोई सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ये शब्द उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक सीधी चुनौती की तरह थे। उनका मैसेज क्रिस्टल क्लियर था कि आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ कुछ अमीर, पढ़े लिखे वकीलों और जमींदारों की नहीं हो सकती। नहीं, ये उनकी एक तरह से पब्लिक घोषणा थी कि राष्ट्रवाद को अब भारत के करोड़ों किसानों और मजदूरों से जोड़ना ही होगा। उसे एक आम आदमी का आंदोलन बनाना होगा। तो कहना आसान होता है, करना मुश्किल। अब बारी थी इन शब्दों को एक्शन में बदलने की। गांधी ने फैसला किया कि वो अपने आइडियाज को अब जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। तो अगले कुछ सालों में गांधी ने 3 लोकल संघर्षों में हिस्सा लिया। पहला, चंपारण में नील के किसानों के लिए, फिर अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल मजदूरों के लिए, और तीसरा, खेड़ा में टैक्स माफ करवाने के लिए। ये जो छोटे छोटे आंदोलन थे ना, ये उनके सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध की तकनीक के लिए एक लैब बन गए। और इन अभियानों की कामयाबी से 2 बातें बिल्कुल साफ हो गईं। नंबर 1, गांधी के तरीके काम करते हैं, और नंबर 2, वो एक ऐसे लीडर हैं जिनको आम आदमी, गरीब लोगों की सच में परवाह है। बस फिर क्या था, उनकी प्रतिष्ठा पूरे भारत में तेजी से फैलने लगी। तो इन लोकल कामयाबियों से जो सीख मिली, उसके साथ गांधी अब एक बड़े नेशनल स्टेज के लिए तैयार थे। अब वक्त आ गया था पूरे देश को जगाने का। 1919 में ब्रिटिश एक बहुत ही काला कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। इसके जवाब में गांधी ने एक देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया, और इसका असर देखिए। शहरों में दुकानें, स्कूल, कॉलेज बंद हो गए, जिंदगी जैसे रुक सी गई। लेकिन इसी विरोध के दौरान जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सही मायनों में इसी सत्याग्रह ने गांधी को एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। रॉलेट सत्याग्रह ने एक और भी बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी, असहयोग आंदोलन। इसका मतलब था ब्रिटिश राज के साथ हर तरह का सहयोग, हर तरह का वॉलंटरी सपोर्ट वापस ले लेना। इस आंदोलन में हुआ क्या? छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, और हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह उनकी होलियां जलाई गई। ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक विरोध था। और इस आंदोलन का पैमाना
कमाल का था। ये अब सिर्फ मध्य वर्ग तक सीमित नहीं रह गया था। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1921 में लगभग 6 लाख मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया। 6 लाख! किसान, कारीगर, मजदूर, समाज का हर तबका अब इस आंदोलन से जुड़ गया था। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। वहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और क्योंकि गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल अटल थे, उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनका कहना था कि देश अभी इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए अब उनके इस बदलाव के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज थी जिसने उन्हें महात्मा बनाया, करोड़ों दिलों की धड़कन बनाया? देखिए, गांधी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था आम जनता से जुड़ना, उनके जैसा बन जाना। जहां बाकी नेता वेस्टर्न सूट या शान और शौकत वाले बंदगला पहनते थे, वहीं गांधी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का सबसे गरीब किसान पहनता था। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये एक मौन संदेश था। करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का एक जरिया था कि मैं तुम में से ही एक हूं। और फिर आता है चरखा। ये सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं थी, नहीं, ये प्रतीक था आत्मनिर्भरता का, ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण से आज़ादी का, और हाथ से किए गए काम की इज्जत का, उसकी गरिमा का। चरखा आज भी भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे शक्तिशाली पहचानों में से एक है। एक बात समझनी जरूरी है, गांधी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, वो उस सोच के खिलाफ थे जो कुछ लोगों के फायदे के लिए हजारों लोगों को बेकार कर दे। जैसा उन्होंने खुद कहा था, वो तकनीक का फायदा सब तक पहुंचाना चाहते थे, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के कुछ ही हफ्तों बाद मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था देशद्रोह का, और उन पर मुकदमा चलाया गया। और इस कहानी का अंत उस ब्रिटिश जज के शब्दों से बेहतर क्या हो सकता है जिसने गांधी को सजा सुनाई। सोचिए, जस्टिस ब्रूमफील्ड ने खुद माना कि वो एक ऐसे इंसान का मुकदमा कर रहे हैं जो एक महान देशभक्त और एक संत जैसा है। और यही सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि सिर्फ 7 सालों के अंदर गांधी ने न सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी अपनी नैतिक शक्ति का लोहा मनवा दिया था।